नमस्कार। अभय न्यूज़ के आज के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। अवैध धंधे वालों के खिलाफ अभियान में मंगलवार को फिर से 2 जगह पर नगर निगम की मशीनें चली है। नीलगंगा क्षेत्र में अवैध शराब का विक्रय करने वाले अनुराग उर्फ अन्नू रायकवार के मकान और भैरवगढ़ रोड पर वार्ड स्तर की नेतागिरी करने वाले मोती भाटी के मैरिज गार्डन को प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया है। अन्नू रायकवार पिछले कुछ समय से बीमार है। पिछले महीने ही नीलगंगा पुलिस की टीम ने उसके घर पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा जब्त होने का दावा किया था। हालांकि यह कार्रवाई विवादास्पद रही है और दबिश देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले में शिकायत भी हुई है। मंगलवार सुबह जब संयुक्त अमला यहाँ कार्रवाई करने पहुंचा तो एक महिला ने जमकर विरोध किया। इंदौर निवासी इस महिला का दावा है कि जिस मकान को प्रशासनिक अमले ने ध्वस्त करवा दिया वह अन्नू रायकवार का है ही नहीं। इस महिला का कहना था कि उक्त मकान मेरे पति के स्वामित्व का है, वे इंदौर नगर निगम के कर्मचारी हैं। हालांकि मौके पर मौजूद अफसरों ने इस महिला की एक बात नहीं सुनी और मकान को जमींदोज कर दिया। भैरवगढ़ रोड पर भी वीर सावरकर प्याऊ के नज़दीक मोती भाटी के चिंताहरण मैरिज गार्डन पर भी प्रशासन की जेसीबी चली। निगम अधिकारियों का तर्क था कि उक्त गार्डन सिंहस्थ के लिए रिजर्व भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया है। हालांकि यह तर्क सिंहस्थ क्षेत्र के उन सभी मैरिज गार्डन पर भी लागू होता है जहां सत्ताधारी दल के नेताओं की सरपरस्ती में फूल खिल रहे हैं। इसी क्षेत्र में नगर निगम के इसी अमले की नाक के नीचे कई सारे नए मैरिज गार्डन बनकर तैयार हो गए हैं। आपको बताते चलें, मोती भाटी के खिलाफ लगभग 14 और अन्नू उर्फ अनुराग रायकवार के खिलाफ लगभग 31 अपराध दर्ज हैं। माफिया अभियान के अंतर्गत थाना नीलगंगा क्षेत्र में अन्नू रायकवार करके एक अपराधी है, शराब माफिया है, जिसके थाना नीलगंगा और अलग अलग थानों में लगभग 24 अपराध दर्ज हैं। इसके विरुद्ध अर्जित अवैध संपत्ति चिन्हित करके जो कि अंबर कॉलोनी में स्थित है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। सर, जीवाजीगंज में भी किस प्रकार की कार्रवाई? इसी माफिया अभियान के क्रम में ही जीवाजीगंज थाना के अंतर्गत मोती भाटी नाम का अपराधी जो अवैध कॉलोनाइजर भी है, उसके द्वारा सिंहस्थ भूमि पर अवैध रूप से एक गार्डन का निर्माण किया गया जिसमें पक्का निर्माण भी शामिल है। उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। इंदौर रोड पर नानाखेड़ा से हरिफाटक के बीच 3 कॉलोनियों इंद्रालय 1, इंद्रालय 2 और तिरुपति डिलाइट की ज़मीन की जांच के लिए मंगलवार को आर्थिक अपराध शाखा की एक टीम पहुंची। आर्थिक अपराध शाखा को एक शिकायत मिली है कि ये तीनों ही कॉलोनियाँ सीलिंग की ज़मीन पर बनी हैं और इनमें सरकारी ज़मीन के बड़े भाग पर भी कॉलोनाइजर्स ने कब्जा कर लिया है। हालांकि ये जांच फिलहाल बहुत ही शुरुआती स्तर पर है। आर्थिक अपराध शाखा के विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर PK व्यास के अनुसार शिकायत प्राप्त होने के बाद मंगलवार को मौका मुआयना किया गया है। अब राजस्व विभाग को पत्र लिखकर ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा। शिकायत के अनुरूप यदि रिकॉर्ड में कहीं गड़बड़ मिलती है तो संबंधित के खिलाफ केस दर्ज होगा। नानाखेड़ा स्थित कॉस्मोस मॉल के बाहर का सोमवार शाम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कच्ची उम्र के कुछ बालक बालिकाएं आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इनमें से एक युवती की भाषा तो इतनी भद्र है कि खुद उसके माता पिता भी शर्मसार हो जाएं। किसी बालिका की ज़ुबान से झड़ते ऐसे शब्दों के फूल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल ये सारे वो बच्चे हैं जो अगस्त के महीने में घर वालों को अप्रैल फूल बनाकर मॉल में मटर गश्ती करने पहुंचे थे। इनके बीच झगड़ा बढ़ा तो पुलिस वाले भी पहुंच गए। एक किशोर को पकड़ा भी, लेकिन बाद में उसे छोड़ देना पड़ा। यह घटनाक्रम बताता है कि हमारा उज्जैन अब महानगर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की हड़ताल के दूसरे दिन आगरमक्सी बाईपास रोड पर ट्रांसपोर्टर्स ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। यहां लगभग 150 ट्रक्स, मिनी ट्रक्स पर एक साथ 5 मिनट तक हॉर्न बजाया गया। ट्रांसपोर्ट कारोबारी सरकार की नीतियों के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल पर हैं।
हड़ताल का दूसरा दिन होने के बाद भी सरकार की ओर से किसी तरह की बातचीत का प्रस्ताव नहीं आने पर हॉर्न बजाने का यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। उज्जैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन नरूला के अनुसार ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवरों को कोविड बीमा का कवर देने, डीजल पर से वेट हटाने, आरटीओ के चेकपोस्ट पर भ्रष्टाचार खत्म करने और लॉकडाउन की अवधि का टैक्स माफ़ करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि में जब सारी गाड़ियां खड़ी थी तब का भी सरकार मई पेनल्टी के टैक्स वसूल रही है। श्री नरूला ने बताया कि यदि 3 दिन की हड़ताल से बात नहीं बनी तो प्रदेश स्तर के एसोसिएशन हड़ताल को अनिश्चित करने का फैसला भी कर सकती है। आगर रोड के उद्योगपुरी में संचालित होने वाली एक फूड फैक्ट्री पर सोमवार रात जिला प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। इस फैक्ट्री से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को 28 टन चीज़ मिला है। इसे गुजरात और मुंबई में बेचा जाता था। इतनी बड़ी मात्रा में चीज़ मिलने के बावजूद इस फैक्ट्री में स्टॉक रजिस्टर नहीं था। यह फैक्ट्री जीटी फूड के नाम से संचालित होती है। महेश तन्ना के अलावा इस फैक्ट्री के 4 और पार्टनर हैं। इनकी फर्म का अपना बंधन चीज़ के नाम से उत्पाद है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता के अनुसार बड़ी मात्रा में स्टॉक पाए जाने के कारण संदेह पैदा हुआ था। मौके पर स्टॉक रजिस्टर नहीं मिलने के कारण फैक्ट्री को सील किया गया है। इसके अलावा चीज़ के 4 सैंपल भी लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए सेंट्रल लैब भोपाल भेजा जाएगा। दानीगेट के नज़दीक शिप्रा नदी के छोटे पुल पर चाय की दुकान संचालित करने वाले एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। मारपीट करने वाले शख्स ने इस युवक के हाथ की 4 उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए। 5 दिन तक ये युवक अस्पताल में भर्ती रहा। बड़ी बात यह है कि खुद इस युवक को ये पता नहीं है कि उसे इस कदर शारीरिक रूप से प्रताड़ित आखिर क्यों किया गया है। घायल युवक का नाम नीरज सेन है। दानीगेट इलाके में ही रहने वाले नीरज सेन के साथ चंदुगुरु उर्फ चंद्रशेखर ने मारपीट की है। नीरज ने पुलिस को बताया है कि चंदू उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ढाबा रोड के एक मकान पर लेकर पहुंचा था। यहां शराब पिलाई और इसके बाद जब मुझे होश नहीं रहा तो उसने प्लायर से मेरी 4 उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए। फिल्मी स्टाइल में विलेन की तरह सज़ा देने जैसे इस अपराध को अंजाम देने वाले चंदू उर्फ चंद्रशेखर गुरु के गिरफ्तार होने के बाद ही इस वारदात की असली वजह सामने आ सकेगी। नदी पर था उसने मेरे को बस वहाँ बोला कि घर पे छोड़ दे। उसको घर पे छोड़ने गया तो उसने मेरे को फिर उसने शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद उसने मेरे साथ मारपीट, मेरे को तो डरा धमका के शराब पिलाई उसने। पिलाने के बाद फिर उसने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद मेरे को कुछ भी होश नहीं था। उसने मेरे नाखून निकाल दिए थे। कुछ भी दुश्मनी नहीं है, कुछ भी कारण नहीं। क्या कारण है, ऐसा क्यों क्या? दुश्मनी तो कुछ भी नहीं उनसे। वो साहब तांत्रिक क्रिया करने की बात सामने आ रही है, अब क्या कहेंगे? तांत्रिक क्रिया नाखून निकाले हैं, उनने क्या मालूम, भगवान जाने क्या होता है इससे। बस ये पता है मेरे को, तो नाखून निकाले उनने बस। क्या नाम है उनका? चंदुगुरु चंद्रशेखर द्विवेदी, पुल वाला पंडा है। इसमें आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट भी की, इसमें क्या मामला है? पुलिस कंप्लेंट भी की है। तो उनने वो कह रहे हैं पहले 5 तारीख को भी करी थी, 5-6 तारीख को भी आए थे वो, उनने करी। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर करी थी तो उनने कह रहे हैं हाँ वो जब आएंगे तो पकड़ेंगे उनको। अभी यहाँ पे है नहीं, फरार चल रहे हैं वो, यूँ कह रहे हैं पुलिस वाले। तो इंगोरिया के नज़दीक पलवा गांव में रहने वाले युवक प्रकाश पिता शंकरलाल द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में अब पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया है। प्रकाश पर पिछले कुछ दिनों से सूदखोर सुधीर दिलीप शुभम निवासी खरसोद खुर्द और प्रकाश जाट निवासी सिमलावदा लगातार दबाव बना रहे थे। इन लोगों से प्रकाश ने कर्ज लिया हुआ था। किसान प्रकाश के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इन 4 ही सूदखोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नागदा के आज़ादपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक ग्रेसिम के श्रमिक की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम जयराम पिता रामदयाल कोरी उम्र 52 साल है। जयराम सुबह 9:30 बजे अपने घर से भूतेश्वर शिव मंदिर जाने का कहकर निकला था। मंदिर के नज़दीक एक युवक ने लोहे की रॉड से जयराम के सिर पर हमला कर दिया। हत्यारे की पहचान कन्हैयालाल प्रजापत के रूप में की गई है। कन्हैयालाल और जयराम के परिवारों के बीच रंजिश थी। जयराम कई सालों तक कन्हैया प्रजापत के मकान में ही किराए से रह रहा था।
मंगलवार शाम जिले में एक बार फिर से 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 14 उज्जैन शहर के हैं। शेष 10 मरीजों में से 3 बड़नगर, 2 महिदपुर और 5 खाचरोद से हैं। जिले में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1365 हो गई है। जिले में कोरोना के एक्टिव 189 मरीज हैं। इनमें से 146 ऐसे हैं जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं हैं। 841 रिपोर्ट्स की जांच में से ये 24 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। इस बीमारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा 75 पर ठहरा हुआ है। देश के ख्यात शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को इंदौर में निधन हो गया है। मंगलवार सुबह ही उन्हें कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। राहत इंदौरी के निधन से उज्जैन में उनके चाहने वालों को भी गहरा आघात पहुंचा है। फ्रीगंज में हारफुल वाली गली के पास से मंगलवार शाम एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गई है। यह महिला यहां भक्ति भंडार पर खरीदी करने पहुंची थी। उस आशंका है कि किसी महिला ने ही उसके गले से सोने की चेन खींच ली है। गंभीर बांध में फिलहाल 447 MCFT पानी ही संग्रहित है। इतना पानी शहर में केवल 45 दिन ही सप्लाई हो सकता है। इस कारण महापौर ने PHE अधिकारियों से पेयजल संकट से निपटने की योजना बनाने को कहा है। गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को बड़नगर विकासखंड में स्थानीय अवकाश रहेगा। बड़नगर के लिए पूर्व में भादो मास की पहली सवारी यानी 11 अगस्त के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। हरि हरो नरो नारो नरोत्तम ईशुप्रिय गोपालो चित्तहर्ता च कर्ता संसार तारकः। गोपाल नाम परमात्मा का पर्याय है। यही नाम संसार का कारक है। यही नाम करता है। धन्य है उज्जैन की धरा जो यहाँ महर्षि सांदीपनि जैसे गुरु का धाम रहा। धन्य है वह अंगपात क्षेत्र जहाँ लीलाधर नटवर नागर ने 64 कला 14 विद्याओं का अध्ययन किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देते हुए आज हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और महर्षि सांदीपनि के वंशजों की यहाँ पूजन की परंपरा पर अपनी ख़ास सीरीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए गोकुल के कान्हा, मथुरा के तारक, द्वारिका के अधिपति और कुरुक्षेत्र के स्वामी के उज्जैन नगरी से रिश्तों से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। पुरातन ग्रंथों के गणितीय आकलन के अनुसार मंगलवार रात पूरी दुनिया में सनातन धर्मी भगवान श्री कृष्ण का 5274वां जन्मदिन मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महज 11 साल 7 दिन की उम्र में मामा कंस का वध किया था। बाल्यकाल में ही भाई बलदाऊ के साथ भगवान ने उज्जैन पहुंचकर महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली। वे इस आश्रम में 64 दिन रहे। इसी अवधि में 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाओं, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान अर्जित किया। सर्वज्ञाता भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य रूप में लीला के अनमोल क्षण का हमारा उज्जैन साक्षी रहा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर अंक पट्टिका यानी स्लेट साफ किया करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अंकपात पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि अंगपाद शब्द ही कालांतर में अंकपात बन गया। अंगपात का अर्थ है पैरों के चिन्ह। महर्षि सांदीपनि के आश्रम की एक शिला पर गुरु श्री सांदीपनि के पैरों के चिन्ह के भी यहाँ दर्शन होते हैं। महर्षि सांदीपनि के आश्रम से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं भगवान के गुरु हर रोज़ अंतर्ध्यान होकर द्वारिका में गोमती नदी पर स्नान करने जाते थे। गुरु को असुविधा न हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही माता गोमती का आह्वान कर धरती पर बाण छोड़ा तो स्वयं माता गोमती आश्रम में प्रकट हो गई। इसी कारण महर्षि सांदीपनि के आश्रम में बने सरोवर को गोमती कुंड नाम दिया गया है। महर्षि सांदीपनि का आश्रम मित्रता की भी मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इसी आश्रम में दोस्ती हुई थी। इस आश्रम में महर्षि सांदीपनि की मूल चरण पादुकाएं और व्यास गादी विराजमान है। महर्षि सांदीपनि की ही 202वीं पीढ़ी के वंशज पंडित रूपम व्यास वर्तमान में यहाँ सेवा पूजन कर रहे हैं। अपने दादा स्वर्गीय गोपीनाथ जी व्यास और पिता पंडित जगत नारायण जी व्यास का अनुसरण करते हुए पंडित रूपम व्यास ही वर्तमान महर्षि सांदीपनि आश्रम की 5000 साल पुरानी परंपराओं को जीवित बनाए हुए है। मंगलवार रात 12 बजे भगवान की इस पाठशाला में
भगवान के जन्म का उत्सव मनेगा। बुधवार सुबह नंद उत्सव के अंतर्गत भगवान को झूला झुलाया जाए। महर्षि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जो जन्माष्टमी का महापर्व है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये महापर्व हम लोग 11 तारीख मंगलवार की रात्रि को यहाँ पर भगवान 11:30 बजे रात को भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक पूजन होगा। उसके बाद यहाँ पर रात को 12 बजे आरती की जाएगी। साथ ही दूसरे दिन बुधवार के दिन नंद महोत्सव रहेगा, जिसमें पालना लगाया जाएगा और सामान्य श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर दर्शन कराए जाएंगे और पालने के दर्शन होंगे। इसको हम नंद महोत्सव भी बोलते हैं। नंद महोत्सव का आयोजन रखा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी इसी आश्रम में हुई थी, जो पावन पवित्र आज भी माना गया है कि मित्रता के महक भी इसी आश्रम में आज विराजमान है। 64 दिन भगवान कृष्ण इस आश्रम में रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 कला और 14 विद्याओं का ज्ञान गुरु सांदीपनी के सानिध्य में इसी स्थान पर इसी कक्ष में भगवान कृष्ण बलराम जी ने प्राप्त किया था। इसमें 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएँ, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान और गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिन भगवान यहाँ इस आश्रम में रुके। वो सारे शिक्षा दीक्षा सांदीपनी महर्षि से इसी स्थान पर प्राप्त की थी। आश्रम में प्राचीन सरोवर है जिसे गोमती कुंड कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी जी के स्नान करने के लिए बाण के द्वारा गोमती गंगा का जल प्रकट किया था। तो वहीं पर ऋषि सांदीपनी जी स्नान करते थे और भगवान श्री कृष्ण अपनी अंक पट्टिका स्लेट धोया करते थे। इस कारण आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और गुरु सांदीपनी जी का मूल चरण पादुका और व्यास गादी भी यहाँ पर आज भी विराजमान है। और सारी शिक्षा दीक्षा होने के बाद गुरु सांदीपनी जी के मृत पुत्र, जिसका नाम था पुनर्दत्त जी, भगवान कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में इनके मृत पुत्र को जीवित लाकर दिया था गुरु माता सुषुसा जी को, जिनके दर्शन भी आज यहाँ पर उपलब्ध हैं। जय श्री कृष्ण। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहें abhaynews.com के साथ। कल दोबारा मिलते हैं। जय श्री महाकाल।